हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं सेट वाइज। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की स्टार्टिंग से सारे सेट कवर कर सकते हैं। और दोस्तों आरआरबी से रिलेटेड अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसकी एक मैंने तीसरी प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज सारे आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो वीडियो शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करिए दोस्तों। और सभी लोग टाइम से अपने फॉर्म भी भर सकते हैं क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार ना किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चंस। दोस्तों इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस सेट के 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और इस सेट में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को बेसिक इसका पेपर पैटर्न नहीं पता है और आप लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, न्यू स्टूडेंट है, तो मैं अगर थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूँ आप लोगों को कि इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसआई हो चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से उसी हिसाब से तैयारी को स्टार्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, एफ्थे एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है किसके कारण होता है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा वायरस। एफ्थे एपिजूटिका जिसे पैरों और मुंह का रोग कहा जाता है जो वायरस के कारण होता है। विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले इन्फ्लुएंजा, चेचक, पोलियो आदि अन्य रोग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बर्थ समिति के द्वारा। दोस्तों वर्ष 1920 में विलियम एक बर्थ के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। एक बर्थ समिति ने अपनी सिफारिशों में रेल बजट को आम बजट से अलग करने का सुझाव दिया क्योंकि तत्कालीन समय में रेल अकेले भारत की सबसे बड़ी आर्थिक गतिविधि का संचालन करता था। वर्ष 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और वर्ष 2017 में रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया। ध्यातव्य है कि वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीयताओं में शामिल नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्रों से है जिन्हें भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है तथा इसके कारण उन्हें अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। आरबीआई द्वारा जारी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की सूची में निम्नलिखित 8 क्षेत्र शामिल हैं: कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1920 में। ओलंपिक खेल के झंडे में 5 रिंग्स होते हैं जो कि नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग में होते हैं। ओलंपिक ध्वज में बने 5 छल्ले 5 महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक ध्वज को वर्ष 1913 में फ्रांस के बैरन डी कुबर्टिन द्वारा डिज़ाइन किया गया था और वर्ष 1920 में एंटवर्प यानी कि बेल्जियम में पहली बार ओलंपिक ध्वज फहराया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कराची, वर्ष 1931 में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी और इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया गया। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्भीकता। अभय मुद्रा निर्भीकता, सुरक्षा, शांति एवं परोपकारिता का प्रतिनिधित्व करता है।
अभय मुद्रा में दाएं हाथ को कंधे तक उठाकर बाहों को मोड़कर किया जाता है और उंगलियों को ऊपर की ओर उठाकर हथेली को बाहर की तरफ रखते हैं। यह मुद्रा निर्भयता या आशीर्वाद को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, यानी कि कितनी संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 4। अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें मूल कोशिका 4 संतति कोशिकाओं में 2 बार विभाजित होती है, जिसमें आनुवांशिक जानकारी की मूल मात्रा का आधा हिस्सा होता है, अर्थात पुत्री कोशिकाएं अगुणित होती हैं। युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद 4 अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्टय बन जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच का बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है और दूरी के एक वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों जैसे कि F बराबर G m1 m2 बटे r²। दोस्तों इसमें F 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है और m1 m2 वस्तुओं के द्रव्यमान को दर्शाता है। r वस्तुओं के द्रव्यमान के केंद्रों के बीच की दूरी है और g गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों अपकेंद्रीकरण। जब किसी तरल पदार्थ को तेजी से घुमाते हैं तो उसके भारी कण तल के नीचे बैठ जाते हैं तथा इसके हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। इस विधि को अपकेंद्रीकरण कहते हैं और इस विधि का उपयोग क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना भारत में वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, के प्रावधानों के तहत हुई और उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष कहा जाता था और यही नामकरण 1947 तक जारी रहा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नामों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में बदल दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। 14 जनवरी 1750 ईस्वी में हुए संगोला समझौते के अंतर्गत यह मराठा संघ का वास्तविक प्रथम पेशवा बना और इनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपनी चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। व्यवस्था का प्रश्न या पॉइंट ऑफ ऑर्डर यह आमतौर पर सरकार पर अंकुश लगाने के लिए विपक्षी सदस्य द्वारा उठाया जाता है। यह एक असाधारण युक्ति है क्योंकि यह सदन के समक्ष कार्यवाही को स्थगित कर देती है। व्यवस्था के प्रश्न पर किसी बहस की अनुमति नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉकी की सेल स्कूप को और क्या कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा एरियल पास। हॉकी की सेल स्कूप को एरियल पास भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी विश्व कप की शुरुआत वर्ष 1971 से हुई, जिसका आयोजन स्पेन द्वारा किया गया है। हॉकी की अन्य मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं एशियन कप, एशियाई खेल, यूरोपियन कप और पैन अमेरिकी खेल। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 1993 में। भारत में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्थायी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव की पहल पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी
और यह योजना व्यापार और सेवा क्षेत्र में अपना व्यापार शुरू करने के लिए लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा ग्रीष्मकालीन संक्रांति। 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत के दौरान उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और इस समय के दौरान पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर होता है। सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यानी कर्क रेखा के साथ सीधे ऊपर की ओर दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी के बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 20,000 वर्ग किलोमीटर। 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिनों को बड़ी नदी बेसिनों के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बेसिन भारत के सबसे बड़े बेसिनों में से एक है। भारत में 20 से अधिक बेसिन या नदी बेसिन है। दूसरा सबसे बड़ा बेसिन गोदावरी बेसिन है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आसुत जल विद्युत का है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कुचालक। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। आसुत जल वह जल है जिसकी अनेक अशुद्धियों को ओसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक लवण अनुपस्थित होते हैं और इसका उपयोग चिकित्सीय कार्यों जैसे दवाइयाँ बनाने, शल्य उपकरणों आदि को धोने में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, GMT का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम। GMT का पूर्ण रूप ग्रीनविच मीन टाइम है। इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर कहते हैं। इसी देशांतर रेखा के समय सभी देश मानक समय मानते हैं। IST का पूर्ण रूप भारतीय मानक समय है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता। तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ को हराकर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता था और इस क्रिकेट विश्व कप का फाइनल 25 जून 1983 को इंग्लैंड के लॉर्ड्स के मैदान में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था। यह वेस्ट इंडीज़ के लिए लगातार तीसरा विश्व कप फाइनल था जिसने पिछले दो क्रिकेट विश्व कप जीते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती जलविद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा चेनाब पर। चेनाब नदी पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जलविद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं। चेनाब नदी का उद्गम चंद्र और भागा के संगम से हुआ है और यह जास्कर श्रेणी के लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रा के पास निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को उत्तरदायी माना। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया। कालांतर में दादा भाई नौरोजी ने अपने कुछ निबंधात्मक लेखों जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 ईस्वी द्वारा धन की निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की। हमारा अगला क्वेश्चन है, योग में स्वास्तिकासन किस मुद्रा को व्यक्त करता है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा मांगली। स्वास्तिक का अर्थ है मंगल। स्वास्तिकासन मंगलदायी अर्थात सभी रोगों से मुक्त करने वाला सहज आसन माना जाता है। इसमें पिंडलियों और जांघ के बीच दोनों पैरों के तलवों को लगाकर गर्दन, छाती और रीढ़ को सीधा रखना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुट्रालम जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में। कुट्रालम जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य के तेनकासी जिले में चिट्टार नदी पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट में कुट्रालम नगर में स्थित है और इस जलप्रपात को दक्षिण भारत का स्पा कहा जाता है।
तमिलनाडु का एक अन्य प्रमुख होगेनकल जलप्रपात धर्मपुरी जिले में स्थित है और यह कावेरी नदी पर बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता क्या कहलाती है? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, अनुकंपन। पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता अनुकंपन कहलाती है। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण होने वाली ध्वनि की पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेनकोट्टा दर्रा मदुरै को किससे जोड़ती है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा, कोट्टायम को। सेनकोट्टा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है और यह तमिलनाडु के मदुरै शहर को केरल के कोट्टायम जिले से जोड़ता है। अन्य दक्षिणी भाग में पर्वतीय दर्रे निम्न हैं, भोर घाट, थाल घाट और भार घाट। दोस्तों इस सेट के सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं और इसके आगे की वीडियोस में हम लोग इसके आगे के सेट दोस्तों कवर करेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, रिवीजन को कंटिन्यू रखिए और आप वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों।